चुनावी चाय की शुरुआत में आज हमारे साथ हैं रायपुर लोकसभा के बीजेपी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल। शायद कैबिनेट में स्कूल शिक्षा मंत्री भी हैं और बीजेपी ने उन्हें रायपुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार भी बनाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार बृजमोहन जी, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाल में ही विधानसभा चुनाव आपने लड़ा, बड़ी जीत दर्ज की। छत्तीसगढ़ में तो रिकॉर्ड तोड़ जीत थी आपकी, 67,000 के आसपास शायद आपने लीड लिया था। अभी 3 महीने 4 महीने पहले आपने चुनाव लड़ा, जीत मिली, अब फिर लोकसभा चुनाव। देखिए, जो राजनीति में काम करते हैं उनके लिए चुनाव तो एक जीवन का अंग बन जाता है और हमारे जैसे लोग जिनके लिए पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है, पार्टी ने 4 महीने पहले चुनाव लड़वाया, जीतने के बाद मंत्री बनाया। अब पार्टी का निर्देश आ गया कि आपकी उपयोगिता दिल्ली में है, आप लोकसभा चुनाव लड़िए। तो पार्टी के निर्देशों का पालन करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, अभी भी तैयार हैं। चाय आ गई है, चाय के साथ बातचीत बढ़ाते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये टिकता है कि आप क्या मेंटली प्रिपेयर थे कि एक चुनाव के ठीक बाद एक और बड़ा चुनाव? ये बात ठीक है कि दिल्ली हाईकमान चाहता था कि आपको अब पार्लियामेंट में ले जाया जाए। आपकी अपनी मेंटल पोजीशन क्या थी? देखिए, आप प्रिपेयर हो या नहीं हो, इसका कोई अर्थ नहीं है राजनीति में। जब आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो पार्टी का जो निर्देश है, शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देश है, उसको मानना एक अनुशासित कार्यकर्ता का धर्म भी है और वो कर्म भी। एक नई पीढ़ी है जिसने आपको रायपुर में राजनीति करते हुए देखी है। पूरा जीवन आपका रायपुर सेंट्रिक पॉलिटिक्स में रहा, छत्तीसगढ़ में रहा, लेकिन अब आप दिल्ली की राजनीति करने जा रहे हैं। एक नया आयाम आपकी राजनीति में जुड़ जाएगा। नया आयाम नहीं है। मैं तो आज दिल्ली में मुझे लगता है कि 50% सांसद ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ में काम किया है, हमने उनके साथ में काम किया है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हमने मध्य प्रदेश के ज़माने में 90 से काम किया है। हमने अमित शाह जी के साथ में काम किया है। नड्डा जी, जब हम युवा मोर्चे के मध्य प्रदेश के महामंत्री होते थे तो नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। तो इसलिए कुछ भी नया नहीं है। और जब आप लोकसभा का या चुनाव लड़ते हैं तो आप कोई राज्य से अलग नहीं होते हैं, आखिर यहीं की जनता वोट देगी। और मेरे लिए तो इसलिए भी नया नहीं है क्योंकि मैं 6 बार रमेश बैस जी का चुनाव संचालक रहा हूँ, एक बार सुनील सोनी जी का चुनाव संचालक रहा हूँ, और मेरा पूरा छत्तीसगढ़ और ये क्षेत्र अभी तो 3 जिलों में बढ़ गया है, परंतु किसी समय पर ये 1 जिला हुआ करता था जब हम 90 में पटवा जी की सरकार में मंत्री होते थे। तो इन सब क्षेत्रों से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से मैं भली भांति जनता से भली भांति परिचित हूँ, इसलिए मेरे लिए कुछ भी नया नहीं। लोग जो कह रहे हैं कि आप दुखी हैं, तो ये बात कितनी सच है, कितनी गलत है? मैं क्यों दुखी रहूंगा? अब एक कुएं से समुद्र में तैरने का अवसर मिल रहा है तो जितनी बड़ी उपलब्धियां होती हैं उससे तो आदमी को खुशी होती है। तो एक बड़ी जीत का टारगेट आपने विधानसभा में रखा था, 67,000, एक बड़ा लीड भी आपने लिया। अभी भी इस चुनाव में, हाँ, सवाल वही है, अभी भी हमने लोकसभा में बड़ी जीत का टारगेट। तो छत्तीसगढ़ में अब तक हुए चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ेगा ये रायपुर लोकसभा? कोशिश होगी। सियासत की चाय में तरह तरह के उबाल आते हैं। अब भी हम चाय पीते हुए जब इस बारे में बातचीत कर रहे हैं तो लोग समझना चाह रहे हैं कि ये समीकरण किस तरीके से। आजकल तो लोग बिना उबली हुई चाय भी पीते हैं। आज कभी कोई काली चाय पीता है, कोई पीली चाय पीता है कोई डिप वाली चाय पीता है, परंतु मुझे तो उबली हुई चाय ही अच्छी लगती है। और इससे उबलना और उबल कर काम करना, इसमें मजा आता है। तो जब नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव के, आप हालांकि डायबिटिक के आप भी मरीज हैं, मैं भी बगैर शक्कर वाली चाय ही पीता हूं, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो वो जो चुनावी चाय का जो स्वाद होगा वो किस तरीके का होगा? ऐसा है कि जो डायबिटिक होता है उसको भी मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है, और मीठा अगर मिल जाए तो उसको आनंद आता है। तो हम चुनाव के बाद मीठी चाय पिएंगे। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, विधानसभा चुनाव हारकर एक बार फिर कांग्रेस ने लोकसभा की टिकट दी है।
एक ओपोनेंट के तौर पर विकास उपाध्याय को आप कहाँ देखते हैं? हालांकि आपकी राजनीति शुरू हुई थी तब विकास उपाध्याय छोटे रहे होंगे, अब कॉम्पिटिटर के तौर पर हूं कि जो युद्ध होता है उसमें कभी सामने वाले को कमजोर नहीं मानना चाहिए। हमारी ये लड़ाई विकास उपाध्याय से नहीं, कांग्रेस पार्टी से है, और हम उसी जज्बे के साथ में, उसी उत्साह के साथ में, उसी जोश के साथ में चुनाव लड़ेंगे जैसे हम बाकी चुनाव लड़ते हैं। मुद्दे बड़े प्रभावी होते हैं चुनावों में। विधानसभा चुनाव के अपने अलग मुद्दे होते हैं कि राज्य की सियासत पर बात करनी होती है। लोकसभा की दहलीज पर जब पार्टी खड़ी है, चुनाव आप लड़ रहे हैं, स्थानीय मुद्दे भी कुछ होंगे या नेशनल पॉलिटिक्स? स्थानीय मुद्दे होंगे। वो कौन से मुद्दे होंगे? मोदी जी की गारंटी, आज 70 लाख महिलाओं के खाते में 12,000 रुपए साल का जाना शुरू हो गया। देश के इतिहास में पहली बार कोई राज्य सरकार है जो 1 एकड़ के पीछे सपोर्ट प्राइस के अलावा 20,000 रुपए लगभग उनके खाते में धान का पैसा भेज रही है। 2 साल का बचा हुआ बोनस का पैसा सब किसानों के खाते में चला गया। साथ में ऐसे अनन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत तेजी से काम किया है, और मोदी जी ने इन सब चीज़ों की गारंटी दी थी। ये पहली बार है देश के इतिहास में कि 5 साल के वादों को 3 महीने में पूरा कर दिया गया, और मोदी जी के ऊपर में इस देश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ा विश्वास है, और हमने नारा दिया है कि हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे। और अब तो डबल इंजन की सरकार है, तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी, दिल्ली में भी बीजेपी, तो डबल इंजन की सरकार है, तो तेजी से डबल विकास होगा यहाँ पर। आपने कहा 5 साल के जो वादे थे 3 महीने में पूरा बीजेपी सरकार ने कर दिया, साय कैबिनेट, साय सरकार ने कर दिया। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव की दहलीज पर तब तो पार्टी खड़ी ही थी, सरकार थी ही, तो क्या चुनाव को देखते हुए इन सारे बड़े वादों को बीजेपी ने की सरकार ने पूरा कर दिया, वो भी तब जब एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से सरकार जूझ रही है? कोई तो चुनावी एक मकसद था क्या, चुनावी बेनिफिट लेने का? राजनीतिक दल राजनीति क्यों करता है? 5 साल में अपने किए हुए कामों के रिजल्ट के लिए करता है, तो ये सब चीजें स्वाभाविक है। परंतु कांग्रेस की सरकार दोबारा चुनाव लड़ते हुए 5 साल पहले जो किए गए वादे हैं, चाहे शराबबंदी का वादा हो, चाहे 2 साल के बचे हुए बोनस का वादा हो, चाहे किसानों की चौथी किस्त उन्होंने नहीं दी, तेंदुपत्ता मजदूरों का इंश्योरेंस नहीं करवाया, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए वजीफा मिलना चाहिए वो नहीं दिया, जो कामगार मजदूर हैं 18 लाख 22 लाख, उनके खातों में पैसे नहीं गए, उनकी योजनाएं बंद हो गई। तो जो काम वो 5 साल में नहीं कर पाए, उन कामों को हमने 3 महीने में पूरा करके दिखाया। अच्छा, एक सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने बड़े बड़े चेहरों को मैदान पर उतार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, गृहमंत्री थे ताम्रध्वज साहू, वो भी चुनावी मैदान पे हैं, और दीगर नेता भी हैं। कांग्रेस का ये जो प्रयोग है, इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या ये एक बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी करने वाली तस्वीर है? कांग्रेस का प्रयोग नहीं है, ये कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि भूपेश बघेल दुर्ग के रहने वाले हैं। उनको कहा गया रायपुर से चुनाव लड़ो, वो भागकर नांदगांव चले गए। ताम्रध्वज साहू को कहा गया, वो भी दुर्ग के रहने वाले, दुर्ग से चुनाव लड़ो, वो भागकर महासमुंद चले गए। तो कांग्रेस के पास में अब कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस को अपनी वस्तु स्थिति मालूम है, और इसलिए कांग्रेस के नेता तो मजबूरी में अपनी इज्जत बचाने के लिए, साख बचाने के लिए उन्होंने सेफ सीटें ढूंढी हैं और वहां से चुनाव लड़। सेफ सीट से मतलब है कि राजनांदगांव कुर्मी बहुल इलाका हुआ, और महासमुंद साहू समाज का एक बड़ा सीट नहीं, उनको एक डर है कि हमारी जमानत बच जाए। अभी जो वातावरण है कि इज्जत बची रहे, और वो जमानत बचाने के लिए नांदगांव गए हैं, जमानत बचाने के लिए वो महासमुंद गए हैं, वो जीतने के लिए नहीं गए हैं। तो जमानत बचेगी या बीजेपी को कड़ी चुनौती ये नेता देंगे? कड़ी चुनौती तो सवाल ही नहीं है, परंतु हमारी कोशिश होगी कि उनकी जमानत ना बचे। हालांकि एक सवाल ये भी है यहाँ पर, जब कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, 5 सीटें अभी भी बाकी हैं जहां पर कांग्रेस ने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, और बीजेपी ने सभी 11 सीटों पर एक साथ उम्मीदवारी घोषित की, और ये सभी 11 उम्मीदवार जो बीजेपी के हैं, ये चुनावी रणनीति के पैमाने पर तो आगे बढ़ते दिखते हैं।
कांग्रेस कहाँ चूक करती देखिए, बैठ रही कांग्रेस है? के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। कांग्रेस चुनाव लड़ने की स्थिति में ही नहीं है। कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। मैं सोचता हूं कि कांग्रेस के 25% कार्यकर्ता तो कांग्रेस छोड़कर और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और अभी 2 दिन पहले की घटना राजनांदगांव जिले में एक कार्यकर्ता ने जिस प्रकार से मंच से अपनी बात कही है, वो अमूमन कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के दिल की बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 5 साल में कोई महत्व नहीं मिला और कांग्रेस ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए और इसलिए अब कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। कांग्रेस ने इस भगदड़ को रोकने के लिए अपने दिग्गजों को यहाँ वहाँ वो लड़वाया। एन चुनाव के पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एफआईआर भी दर्ज कर दिया। तो इस पर रिएक्शन भी भूपेश बघेल ने दिया। उन्होंने ये कहा कि एक राजनीतिक द्वेष की वजह से इस तरीके से सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। ये चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से भूपेश बघेल जी को तो पिछले 2 साल से मालूम है कि जितने लोग महादेव ऐप सट्टा में पकड़े गए वो कौन लोग हैं, उनसे उनके क्या संबंध हैं, उनको बचाने के लिए उन्होंने क्या काम किया। उन्होंने ईडी को सौंपने की बजाय जब तेलंगाना ने ईडी को सौंप दिया, आंध्रा ने ईडी को सौंप दिया, तो उन्होंने ईडी से बचने के लिए यहाँ छत्तीसगढ़ में केस दर्ज किया। इसलिए उनको तो पहले से आभास था कि मैं एक न एक दिन इसमें फंसूंगा, तो उनके लिए कोई नया बात नहीं। तो जो वो आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष के लिए ऐसा किया गया, वो तो चुनाव के ठीक पहले। अब वो तो राजनीतिक आरोप है, कोई वास्तविक आरोप नहीं है। आज तक भूपेश बघेल जी और उनके मंत्रिमंडल और उनके लोगों के खिलाफ जितने भी जुर्म दर्ज हुए, एक में भी उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। ये गलत है, ये गलत है। उन्होंने खाली यही कहा है कि ये राजनीतिक विद्वेष किया जा रहा है। अगर उनमें दम है तो जो चार्जशीट है, जो आरोप है, उनका स्पष्टीकरण दें, क्यों नहीं देते हैं? अच्छा, बातचीत में ईडी का जिक्र हुआ। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा देश में छाया हुआ है। एक आरोप कांग्रेस ने राज्य में भी ये लगाया है कि ईडी, सीबीआई या दीगर एजेंसीज जहां जहां छापे मारती रही, वहां से बड़े पैमाने पर बीजेपी को सैकड़ों करोड़ों की तादाद में चंदा मिला। ये आरोप भी क्या इस चुनाव में एक पॉलिटिकल इशू बन रहा है? कोई मुद्दा है ही नहीं। क्या कांग्रेस पार्टी को चंदा नहीं मिला है? कांग्रेस पार्टी ने किस दबाव में पैसा रख लिया है? क्या भूपेश बघेल जी के दबाव में कांग्रेस पार्टी को चंदा मिला है? या राजस्थान के गहलोत जी के दबाव में चंदा मिला है? क्या कांग्रेस ने चंदा नहीं लिया? बल्कि ये तो राजनीतिक शुद्धता के लिए 2 नंबर के पैसे आने की बजाय 1 नंबर में पैसे आए और चुनाव में काले धन का उपयोग कम हो, इसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसमें कोई चीज छुपी हुई तो है नहीं, अकाउंट में है किस पार्टी को कितना पैसा मिला है, ये सब चीजें स्वाभाविक है। अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है तो इस मुद्दे पर वो आ रही है। एक बड़ा स्वाभाविक सा सवाल है कि आप चुनाव लड़ते हैं तो आप जीत के लिए तो नहीं लड़ते हैं, आप बड़े मार्जिन से जीतने के लिए लड़ते हैं। रायपुर दक्षिण जिसे देखने की आपको आदत हो चुकी है, अब बतौर सांसद आप वहां से निकल कर जाएंगे तो आपका उत्तराधिकारी कौन होगा उस सीट से? पार्टी जिसको तय करेगी। ये कोई पुश्तैनी काम नहीं है या पारिवारिक नहीं है, ये राजनीति है। तो आमतौर पर जब बड़े कभी मैं इस बात पर, इसलिए मैंने पिछले 40 सालों में अपने किसी पारिवारिक व्यक्ति को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया कि जिसमें योग्यता होगी वो आगे बढ़े। मैंने किसी को स्थापित करने की कोशिश नहीं की। आज भी मेरे बच्चों को, मेरे परिवार के लोगों को लोग जानते नहीं हैं। नहीं, सवाल तो इसलिए क्योंकि कोई बड़े कद का नेता होता है तो मैं इस प्रकार की राजनीति में विश्वास नहीं करता कि हमको किसी को मार पीट कर, ढकेल कर राजनीति में लाना है। जो योग्य होगा वो आएगा। जीत तो आपकी तय लोग मानकर चल रहे हैं, क्योंकि आपने बड़ा एक जीत का मार्जिन भी रखा है, 5 लाख से ज़्यादा। चुनाव जीतने और केंद्र में एनडीए की सरकार बनने की स्थिति में आप अपनी भूमिका को किस रूप में देख रहे हैं? अपनी भूमिका को, मेरी भूमिका मैं तय नहीं करता हूँ, मेरी भूमिका पार्टी तय करती है, शीर्ष नेतृत्व तय करता है। वो जिस भूमिका में मेरा उपयोग करना चाहेगा वो मैं काम करूँगा। और राज्य की सियासत के संदर्भ में? राज्य की सियासत में तो जब तक हम जिएंगे तब तक उसमें दखल रहेगा। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी चाय की ये चुस्कियां चलती रहेंगी, बातचीत होती रहेगी। अगली बार किसी दूसरे मेहमान के साथ हम रूबरू होंगे। अब फिलहाल
आज हमारे साथ रायपुर लोकसभा के बीजेपी के उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल जी थे। बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया, खास तौर पर उत्तराधिकारी को नियुक्त करने के संबंध में दो टूक कह रहे हैं कि जो भी पार्टी तय करेगी वो उनका उत्तराधिकारी होगा। बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।